निर्वाचन में कहीं के नहीं रहेंगे, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे। 60 जीतेंगे, 60 जीतेंगे। इंडिया गठबंधन 60 जीतेगी, मोदी साफ हो जाएगा। घंटी बजाना, घंटी 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 घंटी। नहीं, माफी मांगिए। मेरी बात बोले राम मेरे नहीं है, एजेंट नहीं है। भगवान के खिलाफ मत बोलिए। नहीं सबके हैं, एजेंट ना बोलिए। मेरे नहीं है। अयोध्या में 22 तारीख को जो नहीं जाएगा वो सनातन नहीं रहेगा, वो नहीं भगवान मानेगा। और भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी ने एजेंट बनाने का काम किया है और उसको माफी मांगनी चाहिए। यार आप बताओ, भगवान को आप एजेंट कहोगे? भगवान तो सबके हैं। बाला साहब ठाकरे ने सही कहा था, हिजड़ा वो है जो हिंदुओं के हिंदू को सपोर्ट न करे, और ये वही है एक दिन तलवार की नोक पे सलवार पहनेंगे, लिख के मैं दे दे रहा हूँ आपको। ये कौन सी बात है? पूरे हिंदुओं को हिजड़ा कह रहे हैं, जो नॉन बीजेपी वोटरों को हिजड़ा कह रहे हैं, इनको बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी करोगे, बदतमीजी करोगे, आपको शर्म आनी चाहिए। आप माफी मांगिए, माफी मांगिए। मोदी ने किसानों को गोली चलवाया, ड्राइवरों का गोली चलवाई है, क्या बात कर रहे हो तुम? इनके नेता ने बलराम भक्तों पे गोली चलवाई, क्या बात? नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पाठक, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। जब भी चुनाव आता है तो पार्टियों के अदला बदली की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पीडीए ने 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो जेडीयू आरजेडी जो गठबंधन था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या होगा आगे की राजनीति में, इन सब बात पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सरकार कौन बनाएगा बिहार में। देखिए, जो बिहार की घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से उभरा था और भारत सरकार जो मौजूदा नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी, इन लोगों की नीति ये रही है, जितने क्षेत्रीय दल हैं सबको या तो तोड़ दो, या तो उनको ख़त्म कर दो, या तो खरीद लो, या तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको डरा दो। इनका काम यही है भारतीय जनता पार्टी वालों का, या तो धर्म से या जात का सहारा लेंगे, इनके पास और कोई विजन है नहीं। और ख़ास करके बिहार का जो मामला है, नीतीश कुमार जी के बारे में सबको पता है। नीतीश कुमार जी हम समझते हैं शुरू से लेकर के जयप्रकाश नारायण से लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के जो उनकी उत्पत्ति हुई है, समाजवादियों से उनका उत्पत्ति हुई है। एक ज़माना था कांग्रेसियों का, जिस ज़माने में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा गया था, उस ज़माने में जैसे आज भारतीय जनता पार्टी जिस उरूज पर है, जो अहंकार और दम्भ है इसके पास, ठीक इसी तरह से भी ज़्यादा अहंकार दम्भ उस समय था। और सभी लोगों ने ये जब संविधान खत्म करने की बात आई, लोकतंत्र समाप्त करने की बात आई, पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी लागू हुआ और स्थिति ये हुआ, संपूर्ण विपक्ष मिल करके पूरे हिंदुस्तान में देशव्यापी आंदोलन चला करके उस समय की जो सरकार थी तहस नहस कर दिया। और फिर बाद में जब पैदा हुए नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और मतलब रामविलास पासवान, शरद यादव पैदा हुए, मतलब ऐसे ऐसे नेता पैदा हुए। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी के बारे में सबको पता है, वो बहुत बुद्धिजीवी प्रकांड विद्वान है, राजनीति के बहुत बड़े जानकार हैं, हवा की तरह चलते हैं। हमें लगता है कुछ रही होंगी उनकी नाराज़गी, हो सकता है नाराज़गी दूर भी हो जाए, वापस भी आ जाएं। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार में शपथ लेने के बाद जो बहुत बड़ा मुद्दा था हिंदुस्तान में, जहां धर्म और जाति का मामला है, उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देकर के 4 लाख रोजगारों को देकर के रोजगार, देश में एक संदेश दिया कि एक प्रदेश में अगर सरकारें चाहेंगी तो नौकरी बेरोजगारों को दिया जा सकता है। दूसरी बात, और जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में सरकार बनाए, इन्होंने सीना तान के कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 10 बरस हो गया, कभी 1 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, ये 20 करोड़ क्या देंगे? उसी को ख़त्म करने के लिए जो अमित शाह जी की ईडी है और नरेंद्र मोदी की सीबीआई है, मुझे लगा कि इसका अंदेशा मतलब नीतीश कुमार जी को है, कहीं कहीं डरा रही है। क्या नीतीश कुमार को ये डर है कि ईडी सीबीआई की गिरफ्त में वो आ सकते हैं, इसलिए वो सरकार छोड़ दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया है? नहीं, नीतीश कुमार को डर इस बात का है कि जो उनके साथ सरकार में जो लोग थे
उन लोगों ने बिहार को दोबारा जंगल राज के रास्ते पर लाने का काम शुरू कर दिया था। और नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं कि उनका विचार कभी भी लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी से कभी नहीं मिल सकता। और आज मजबूरन फिर उनको भारतीय जनता पार्टी के शरण में आना पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर अभी तक अपने सहयोगियों का, अपने गठबंधन के सहयोगियों का हमेशा सम्मान किया है। और फिर से अगर नीतीश कुमार जी आते हैं तो उनका फिर से भारतीय जनता पार्टी साल भर पहले नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं शामिल होंगे। नहीं तो आप ये उत्तर प्रदेश में भी तो देखिए कि जिस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के धुर विरोधी हुआ करते थे, वो 2019 के चुनाव में एक साथ आए। तो बात जब हो तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। जनता के भरोसा का क्या? जनता तो एक बार भरोसा कर रही है ना कि पिछड़ा दलित के ऊपर जो राजनीति करके वहां पहुंच रहे हैं, ये जो रोजगार और शिक्षा की बात करके वो कहां तक है? नहीं, अभी हाल फिलहाल 15 दिन पहले रणजी का एक मैच हुआ है बिहार के पटना में मोइनुल हक स्टेडियम में। उस मोइनुल हक स्टेडियम की क्या दशा थी, ये पूरे भारत के जरिए पूरे विश्व ने भी देखा कि जहां पे बैठने के लिए दर्शक दीर्घा होती है वहां शराब की बोतलें पड़ी थी। ये प्रदेश की राजधानी पटना में एक स्टेडियम जहां पे रणजी का मैच हो सके वैसे स्टेडियम का निर्माण नहीं कर सकते। ये विकास की बात करते हैं। और जो आपने कहा ना कि जनता, तो पूरे देश की जनता, मैं अभी अयोध्या में 4 दिन था, 4 दिन रह के आया हूँ, पूरे देश की जनता वहाँ पे उमड़ी थी। और जनता ने ये मनसा बना ली है कि इस देश में दोबारा 2024 में नरेंद्र मोदी जी को 400+ सीटों के साथ सत्ता में वापसी कराएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो किया, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, उनको आवास देने की बात हो, शौचालय बनाने की बात हो। इस बार मोहब्बत की दुकान खुल रही है। कह तो रहा हूँ कि ये मोहब्बत की दुकान 2014 से ये लोग चला रहे हैं। उस समय भी तीसरा फ्रंट एक आया था कि ममता बनर्जी जी बनेंगी। अरे अभी तो इनके यहाँ यही नहीं तय हो पाया है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। अभी 3 प्रदेशों का चुनाव हुआ है, वहाँ कहीं पे भी इंडिया गठबंधन आपस में लड़ी है, चुनाव नहीं लड़ी है। सब बिहार में झंडा के बगल में विधानसभा भंग हो सकती है या कल सरकार बन सकती है? दोनों संभव है। अब सरकार किसकी बनेगी ये उस समय तय होगा, अभी कुछ क्लियर नहीं है। और अभी उस पर कुछ कहा जाना भी उचित नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार जी का अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। क्योंकि केवल मीडिया की कयासबाजी चल रही है। जब तक औपचारिक बयान ना आ जाए इंडिया गठबंधन की तरफ से, उस पर बोलना कोई मतलब नहीं है। आरजेडी के जो मंत्री हैं उन्होंने तो अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी। हो सकता है एक लोग वापस किए हैं, तो एक लोग वापस करने से तो कभी कोई मतलब नहीं। अभी ना तेजस्वी जी का कोई बयान है, ना लालू जी का, ना नीतीश कुमार। अगर सरकार बनती है बिहार में, अगर नीतीश कुमार जी ऐसा कर भी रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। क्योंकि उनको यहाँ अपॉर्चुनिटी थी कि वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में, लेकिन वहाँ तो पूरी तरह दरवाजा बंद है। न प्रधानमंत्री अभी तक हो रहा था कि राष्ट्रपति बनेंगे, फिर ताकि उपराष्ट्रपति बनेंगे, कुछ नहीं बन पाए। और वहाँ तो पूरी तरह एक आदमी है, एक तरफा राज कर रहा है। वो अपने नेताओं को नहीं सुन रहा है। शिवराज चौहान हटा दिए गए, वसुंधरा राजे हटा दी गई, रमन सिंह हटा दिए गए। जितने आडवाणी गुट के नेता थे, आडवाणी जी के युग को ही खत्म कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी। जिस शिक्षा रोजगार की बात बिहार में हो रही थी उसी के बदौलत चुनाव लड़ा जा रहा था कि शिक्षा रोजगार, जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, उनके रोजगार का क्या होगा जब सरकार इस तरीके से आपस में नहीं। जो आपने सवाल सही पूछा, लेकिन जो जनता का मैंडेट था बिहार की, वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को मैंडेट दिया था। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के पास कम सीटें थी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। क्योंकि हम हमेशा जिस शर्तों पे लेके चलते हैं, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है गठबंधन में, हमने उसको कभी नहीं तोड़ा। चाहे वो महाराष्ट्र में आप देखें, जहाँ पे भी अगर गठबंधन टूटता है तो हमेशा दूसरे दल के लोगों की गलती की वजह से टूटता है। लेकिन जब साल भर नीतीश जी ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई तो जो समस्याएं हैं, जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है बिहार में, जंगल राज की तरफ जिस तरीके से गुंडागर्दी बढ़ रही है, उससे आज ही जाकर कहीं ना कहीं जनता के हित में यह निर्णय नीतीश कुमार जी को लेना पड़ा। 5 सालों में सरकार ने तो यही तो किया है, कभी इधर कभी उधर, तो इसमें जनता है कहाँ? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि देश में 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री के तौर पे, तो सबसे पहले अगर किसी को रखा गया तो जो सबसे गरीब जनता है वो इस देश की, और उन्होंने संसद के पटल पे ये बात कही
कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। हमने किसानों को देश में पहली बार सम्मान निधि देने का काम किया। हमने पहली बार सोचा कि जनधन योजना के जरिए गरीबों के पास खाता खोला जाए उनका। ये कांग्रेस की जो सरकार थी इसने 60 सालों में ये स्थिति कर दी थी कि गरीबों को बैंक से दूर रखा, शौचालय तक नहीं बनाया। 70 साल की बात कर रहे हैं, 70 साल में उसमें अटल जी भी थे। वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के चक्कर में अपने ही नेताओं के लोग, हाँ ये लोग अपने ही नेताओं की बात करते हैं। मैं उस पर भी आ जाता हूँ। हमने 18 पार्टियों की सरकार चलाई, गठबंधन की सरकार चलाई, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों की सरकार चलाई, और जो 5 साल की वो अटल जी की सरकार थी, चाहे उसमें टेलीकॉम के मामले में हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, ऐसी ऐसी योजनाएं उस 5 साल के कार्यकाल में लाई जो देश को 20 साल आगे लेके गई। तो आप अटल जी के कार्यकाल को तो अलग ही, हम इसलिए उसको नहीं कहते हैं क्योंकि वो गठबंधन की सरकार थी, तो हम अपने में नहीं जोड़ते हैं। देश के गृह मंत्री ने ये भी बोला था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। नहीं, देखिए राजनीति में मुझे लगता है कि बयान आते जाते रहते हैं, बयानों की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन जो देश हित में और प्रदेश के हित में अगर कहीं कोई फैसला लिया जाता है, अगर जनता ने मैंडेट दिया है तो जनता के मैंडेट का सम्मान करके जो प्रदेश के हित में हो सकता है वो निर्णय लिया जाना चाहिए। और जो नीतीश कुमार जी का ये निर्णय है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं निर्णय का स्वागत करता हूँ। ये निर्णय बिहार के हित में है, ये निर्णय देश के हित में है। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री इस्तीफा दे करके दूसरी जेडीयू से मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। नहीं, ये चीज़ तो पहले भी हुआ है। पिछले मुझे लगता है कि लगभग 18 साल हो गए मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। बीच में जीतन राम मांझी जी कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो सरकार या तो हमारे साथ में रहे या लालू जी के साथ में रहे, तो मुख्यमंत्री तो हमेशा वही बनते रहे हैं। तो एक बार फिर बन जाएंगे तो कौन सी नई बात होने जा रही है। कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू के बीच में भारतीय जनता पार्टी एक मुख्य भूमिका निभा रही है। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बढ़िया बात करते हैं लेकिन ज़मीन पर कुछ करते नहीं हैं। कहना हमारा ये है, जो आप कह रहे हैं, अभी आप बोल रहे थे कि अभी 2014 के पहले विश्व बैंक का जो कर्जा था भारत पर 55 लाख करोड़ रुपया था। आज 9 सालों के अंदर हमारे देश पर 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया है। हम पूछना चाह रहे हैं कि जब हम कर्जा ले रहे हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है? हम इनसे पूछना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि शौचालय कांग्रेस सरकार में भी था, और आपको ही ये मालूम होना चाहिए कि उस समय कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, हाँ सही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। वो लोकतंत्र की हमेशा के हितैषी रहते थे। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार तानाशाही के रास्ते पे जा रही है, तो बोलते हैं कि सबका साथ। अभी किसान का एक काला कानून आया था, किसान बिल आया था। इनको यही नहीं मालूम है कि किसानों के हित में हमको बिल लाना है, और किसानों को पता नहीं है कि हमारा बिल कैसा होगा। और ये किसान का बिल ले आए और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लगा कि उनको रोकने के लिए पानी की बौछारें ठंडी महीने में जनवरी और दिसंबर में डाला गया। 800 किसान मार दिए गए भारतीय जनता पार्टी सरकार में। मैं तो मांग करता हूं, जिसकी सरकार में मतलब मारा गया है, सीबीआई से जांच करा करके जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है। देखिए, राम मंदिर बन गया, चुनाव आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी रोजगार के लिए क्या काम कर रही है देश में? मैं आपको बता देता हूँ। आपने राम मंदिर की बात की, आप अयोध्या पहले भी जाते रहे होंगे, अभी जाते रहे होंगे। परिवर्तन आपको भी दिखता होगा, हमको भी दिखता है। अयोध्या वासियों ने 5 साल पहले ये उम्मीद नहीं की थी कि वहाँ से डायरेक्ट उनको दिल्ली के लिए फ्लाइट मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ रोजगार, मैं रोजगार पे ही आ रहा हूँ, मैं रोजगार की ही बात कर रहा हूँ। मैं उसी पे जो अयोध्या की, मैं सिर्फ अयोध्या को एग्जाम्पल, मैं केंद्र बिंदु में रख के आपको बात कर रहा हूँ। आप अयोध्या में चले जाइए, जिस अयोध्या में 4 होटल और 10 धर्मशालाएं नहीं थी, वहाँ पे आज 100 होटल हैं। कितने व्यापारी आके वहाँ पे अपना रोजगार कर रहे हैं। वहाँ पे छोटे से लेके बड़े से लेके हर एक। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी किसानों की है, आम आदमियों की है, जो जीवन यापन कर रहे हैं, जिनकी एवरेज सैलरी 15,000 20,000 में जो कमा रहे हैं। ठीक है, वो लोग अयोध्या में कितनी बार जाएंगे और उनका अयोध्या से उन सब चीज़ों से कितना लाभ होगा? मैं जब जो आस्था होती है ना, वो धन की मोहताज नहीं होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा,
महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश से लेके तमिलनाडु से ले, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। और जो वहाँ का संख्या है 22 तारीख के बाद से डेली 3 करोड़ से अधिक लोगों ने दर्शन किया है। उसमें जो सारे लोग आ रहे हैं वो फ्लाइट से और करोड़पति लोग नहीं आ रहे हैं, उसमें 3 लाख में 2 लाख से अधिक संख्या वो है जो आम जनमानस है भारत का। और इस मंशा को अगर विपक्ष नहीं समझेगा, मैं कह तो रहा हूँ कि विपक्ष अभी भी भारत के जो जनता है उसकी मंशा को नहीं समझ रहा है, तो ये 24 में 24 पे सिमट जाएंगे। आज पर राम मंदिर पर पोलराइजेशन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की निजी अकेलिया नहीं है। भगवान राम पूरे करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं देता है, अगर वो सनातन है तो वो उसके भी राम हैं। और राम मतलब नरेंद्र मोदी के पहले भी थे, त्रेता युग में भी थे, उसके पहले भी थे, अब आज भी हैं। राम जन जन में है, घट घट में है, पेड़ पौधों में है, हम में आप में है। 1 मिनट, और भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी ने एजेंट बनाने का काम किया है। और सुनिए दूसरी बात, 1 मिनट, यही इनका सम्मान है, यही इनका राम के प्रति सम्मान है कि ये राम जी को एजेंट बोल देते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि राम को गलत कैसे बोल सकते हैं? भगवान एजेंट है, आप समझिए। भगवान सबके होते हैं, अगर जो कह रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। यार आप बताओ, भगवान को आप एजेंट कहोगे? भगवान तो सबके हैं। तो वही बात सुन लीजिए, मैं भगवान सबके हैं, एजेंट का क्या मतलब है? भगवान को भी दलाल कहोगे? नहीं, आपको माफी में नहीं, आपने भगवान राम को कहा, गलत बोलिए, नहीं, माफी मांगिए। मेरी बात आप बता दो, माफी मांगिए, नहीं माफी मांगिए, नहीं उनको एजेंट आप बोल रहे हैं। बात सुनिए, बता रहा सुनिए पहले, नहीं, आप किसी बोलिए, भगवान के खिलाफ मत बोलिए। नहीं, सबके हैं, एजेंट ना बोलिए। मेरे नहीं है। अयोध्या में 22 तारीख को जो नहीं जाएगा वो सनातन नहीं रहेगा, वो नहीं भगवान मानेगा। बताओ भैया, बताओ जो 22 तारीख को नहीं जाएगा। छोड़िए, इन्होंने भगवान राम को आपके, इसमें वीडियो है, वीडियो आपका, इनका इन्होंने भगवान राम को एजेंट बोला है। इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको ये दलाल है। एक बात कह दो भैया, देखिए ये इन्होंने जो शब्दावली यूज किया ना, ये इनका चरित्र है। इनका ये भारत के हिंदुओं का अपमान करते हैं, ये भारत माता को डायन कहने वाले लोग हैं। इन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर जी को, जो देश के संविधान निर्माताओं में से एक हैं, उनको जो है इन लोगों ने भू माफिया कहने का काम किया। तो भगवान को इधर देखिए, बाला साहब सुनिए, बाला साहब ठाकरे ने सही कहा था, हिजड़ा वो है जो हिंदुओं के हिंदू को सपोर्ट न करे, और ये वही है एक दिन तलवार की नोक पे सलवार पहनेंगे, लिख के मैं दे रहा हूँ आपको। इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? पूरे हिंदुओं को हिजड़ा कह रहे हैं, जो नॉन बीजेपी वोटरों को हिजड़ा कह रहे हैं, इनको माफी नहीं बोल रहे हैं। बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी करोगे, बदतमीजी करोगे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए। भगवान को आप एजेंट बोल रहे, नहीं आप एजेंट बोलेंगे, पंडित हो भगवान को एजेंट बोलेंगे, नहीं, भगवान को एजेंट बोल रहे, एजेंट बोल रहे। सुन लीजिए, भगवान को एजेंट मत बोलिएगा, नहीं गलत बोल रहे, नहीं भगवान को एजेंट बोल रहे, भगवान को एजेंट बोलोगे, शर्म आनी चाहिए तुमको। सर सारे हिंदुओं को हिजड़ा बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। नहीं, आपने गलत बोला, माफी मांगिए। खाली मुद्दा ही बनाएगी। भगवान हमने कर, भगवान हम कर। राम जी के विषय में मत गलत बोलिए, राम जी के गलत विषय में मत बोलिए। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, संविधान जय समाज। इनकी औकात पता लग गई, इनकी औकात पता लग गई। देख लीजिए, यहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इनकी औकात पता लग गई है। अब किला ये इलेक्शन में कहीं के नहीं रहेंगे, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे। 60 जीतेंगे, 60 जीतेंगे। इंडिया गठबंधन 60 जीतेगी, मोदी साफ हो जाएगा। घंटी बजाना, घंटी 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 घंटी। शर्म आनी चाहिए तुमको, डिबेट करने बैठे। 80 में 60। मोदी ने किसानों को गोली चलवाया, ड्राइवर गोली चलवाई। क्या बात कर रहे हो तुम? इनके नेता ने राम भक्तों पे गोली चलवाई, क्या बात करेंगे? ये हमेशा से विरोध करते चले हैं। राम बोल रहे, राम भक्तों पे गोली चलवाई। मणिपुर की महिलाएं नंगी घूम रही है, इनको शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को।
किस तरह रोड पे नंगा देखा गया है मणिपुर की महिलाओं को। चलवाई कार सेवक पे गोली चलवाई, यही थे। सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया गया था, कानून व्यवस्था बनाने रखने के लिए किसी ने गोली नहीं चलाया। और ये जो बोल रहे हैं ये तो खुद बड़े पैसे, ये रात में गोली चलवाए, खाली इन्हीं दोनों से पूछिए। क्या बात करोगे यार तुम क्या बात करोगे? तुम्हारे पास कोई बातें करने का जवाब बोलोगे, राज्य को गलत इनको शर्म आनी चाहिए। भगवान राम के नाम पे राजनीति कर रहे हो, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, 30 लोगों को देश सनातन से चलेगा या संविधान से? संविधान से चलेगा या सनातन से? संविधान से गोली चलवाने चलेगा? मेरी बात नहीं, राम भक्तों पे गोली चलवाने देश चलेगा? देश संविधान से चलेगा या सनातन से? मंत्री तो गोली मार देंगे यार। नहीं मंत्री तो गोली मार देंगे। मथुरा में विवादित जमीन है, सुनिए, कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल माननीय न्यायालय में, जब तक माननीय न्यायालय का फैसला नहीं आएगा, इनकी हिम्मत हो योगी आदित्यनाथ जी की, प्रधानमंत्री सेना लगा के बनवा दें। अभी कल एएसआई के सर्वे में स्पष्ट हो गया है कि ज्ञानवापी हमारी है, ज्ञानवापी हमारी होने वाली है। और इनसे पूछिए, इनसे समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का अभियान अगर छेड़ रही है तो क्या ये साथ देंगे क्या?